आज का हमारा टॉपिक है समास। क्या टॉपिक है फ्रेंड्स? समास। फ्रेंड्स, समास दो शब्दों से मिलकर बना है, सम और आस। सम का अर्थ होता है संक्षिप्त और आस का अर्थ होता है कथन या शब्द। इन दोनों को मिलाते हुए अगर हम समास की परिभाषा बनाएं तो संक्षिप्त कथन या शब्द क्या होगा? संक्षिप्त कथन या शब्द। तो अगर हम एक लाइन में या एक शब्द में समास को परिभाषित करना चाहें तो हम इसे कह सकते हैं संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण। परिभाषा बनाए, दो या दो से अधिक शब्दों या कथनों को मिलाने से एक संक्षिप्त शब्द का निर्माण करना जो कि एक सार्थक शब्द हो, इसे ही हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं फ्रेंड्स। तो हमें समास के बारे में पता चल गया है कि समास क्या होता है, संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया होती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जब दो या दो से अधिक शब्द होंगे तो अगर हम केवल दो ही पदों की बात करें तो हमने ये पता चल गया कि कम से कम कितने पद होने चाहिए? कम से कम दो पद होने चाहिए। दो पद या इसी को हम कथन कह सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, दो पद या दो कथन होने चाहिए। इसके बाद इसी में अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो हम आपको कहना चाहेंगे कि अगर आप बात करें दो पदों की तो एक पद पहला होगा और एक पद दूसरा होगा, और कुल मिलाकर पहला पद और दूसरा पद जब ज्वाइंट होंगे, जुड़ेंगे, तो इसी से हम क्या बनेगा? हमारा एक समस्त पद, जो कि एक सार्थक शब्द होना चाहिए। पहले पद को हम पूर्व पद कहते हैं, दूसरे पद को हम उत्तर पद कहते हैं, और जो शब्द बनता है उसे हिंदी की भाषा में सामासिक शब्द कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? सामासिक शब्द कहा जाता है। तो हम लोगों को बात समझ में आ गई होगी कि पहला पद यानी कि पूर्व पद, पहला पद, दूसरा पद यानी कि उत्तर पद, इनके मिलने से बनता है समस्त पद या फिर इसे हम हिंदी की भाषा में सामासिक शब्द। जब सामासिक शब्द बन गया तो एक बात समझ लीजिए कि कोई शब्द जब दो मिलते हैं तो दो शब्दों के मिलने पर जो इस शब्द का फोकस होता है, फोकस, या जिसको हम कह सकते हैं मुख्य भूमिका जिस शब्द की होती है, मुख्य भूमिका जिसकी होती है, उसे हम प्रधान पद कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रधान। प्रधान का मतलब आप जानते हैं, मुख्य। तो मुख्य पद कहते हैं। इसके बाद जिस पर फोकस नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं? गौड़ शब्द। क्या कहेंगे फ्रेंड्स? गौड़ पद। क्या कहेंगे फ्रेंड्स? गौड़ पद। तो हमें समझ में आ गया होगा, मैं समझता हूं आप लोगों को, कि समास क्या है? संक्षिप्तीकरण। एक शब्द में समझिए, नहीं तो समास दो शब्दों से मिलकर बना है, सम और आस। पहला है संक्षिप्त, आस का मतलब हो गया कथन या शब्द, तो इन दोनों को मिलाने से बना संक्षिप्त कथन या शब्द। अच्छा, तो इसके लिए हमने परिभाषा ही बताई कि दो या दो से अधिक कथनों या शब्दों को मिलाने से एक संक्षिप्त जो शब्द बनता है या फिर कथन बनता है, भेद। समास के कुल 6 भेद होते हैं। संख्या में कुल इनके कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। जैसे कि आपको मैं नाम भी इनके बता देता हूं। पहला है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। दूसरा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। तीसरा है कर्मधारय समास। चौथा है द्विगु समास।
पांचवा है द्वंद्व समास, छठा है बहुव्रीहि समास। तो फ्रेंड्स, समास के ये कुल 6 भेद होते हैं। इनमें से हम अपने नेक्स्ट वीडियो में अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ेंगे। अव्ययी भाव समास, फ्रेंड्स, अव्ययी भाव समास जो है वो हमारे समास के भेदों में पहला भेद है। और मैं आपको एक बात और बताता चलूं कि जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें क्या प्रयोग होगा, अव्यय। क्या प्रयोग होने वाला है, अव्यय। अव्यय से जिसका भाव निकले वही क्या होगा, अव्ययी भाव समास। तो पहले हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि आखिर अव्यय क्या है, आखिर ये अव्यय क्या है। तो मैं आपको बताता हूं कि अव्यय जो है इसको भी हम इसी के नाम से समझेंगे कि अ और व्यय। आ का मतलब ना से होता है, ना खर्च होने वाला, व्यय होने वाला, यानी कि जिसका व्यय ना हो। व्यय कोई पैसे तो है नहीं जो व्यय हो जाएंगे। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि जिस पर लिंग, वचन और कारक का, लिंग, वचन और कारक का प्रयोग करने पर कोई भी परिवर्तन ना हो, इनका इस पर कोई भी प्रभाव ना पड़े, इनके प्रभाव से इनमें कोई भी परिवर्तन ना आए, तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि लिंग का फर्क ना पड़े, वचन का ना पड़े और कारक का भी ना पड़े। इसका मतलब क्या हुआ, तो मतलब को भी समझते चलते हैं। यहीं पे हम एक उदाहरण ले लेते हैं। और एक अव्यय शब्द है, मैं ये आपको बता देता हूं, और एक अव्यय शब्द है। अब इस और को हम समझते हैं। सबसे पहले लिंग के लिए हम अगर लिखेंगे राम और श्याम, पुरुषों के लिए देखिए तो भी और का प्रयोग वैसे ही, गीता और सीता, तो भी और का प्रयोग वैसे ही, कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। इसके बाद बात करते हैं वचन के लिए कैसे बात होगी। जैसे लिखूं एक वचन के लिए मैं और तुम वहां पर जाएंगे, तो भी और का प्रयोग वैसे ही होगा। हम दोनों, और या फिर हम बोल सकते हैं वे पांच, फिर जो भी बोलेंगे, जहां पर भी और का प्रयोग वचन के लिए होगा वहां पर भी क्या होगा, और एज इट इज ही प्रयोग होगा, कभी भी परिवर्तन नहीं होगा। समझ में आ गया फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हमने समझा कि अव्यय क्या है। अव्यय वे शब्द होते हैं जिन पर लिंग, वचन और कारक का प्रयोग करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो हमेशा वैसे ही रहते हैं। अब अपने मूल टॉपिक पे आते हैं। मूल टॉपिक हमारा चल रहा था अव्ययी भाव समास। तो अव्यय ऐसा समास जहां पूर्व पद अव्यय हो और प्रधान हो, वहां अव्ययी भाव समास होगा। अव्ययी भाव समास होगा ऐसा समास जहां पूर्व पद अव्यय हो और प्रधान हो, वहां अव्ययी भाव समास होगा। अब आप सोचेंगे पूर्व पद और प्रधान क्या है, तो ये मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूं। आप वहां से जाकर इन शब्दों के शब्दावलियों का प्रयोग समझ सकते हैं। फिर पूर्व पद यानी कि पहले वाला पद, प्रधान मतलब जिस पर पूरे शब्द का फोकस होगा वो शब्द। ठीक है, तो अब हमें बात समझ में आ गई कि ऐसा समास जहां पूर्व पद अव्यय हो और प्रधान हो। तो पहचानना तो बहुत ही आसान हो गया कि जो इसका पूर्व पद होगा, यानी जो पहला पद होगा, जो हमारा पहला पद होगा वो कैसा रहने वाला है, एक तो अव्यय होगा और ऊपर से इस पर क्या होगा, फोकस भी होगा।
मतलब केंद्र पर यही अव्यय रहने वाला है, इसीलिए इस समास का नाम भी क्या है, अव्ययीभाव समास फ्रेंड्स। तो अब चलिए बात तो समझ में सारी आ गई कि ऐसा समास जहां पूर्व पद अव्यय और प्रधान हो वहां अव्ययीभाव समास होगा। पूर्व पद का मतलब हो गया पहला पद। अब बात आई कि अच्छा कि अब हम समझें कैसे, कुछ उदाहरण तो दीजिए। तो उदाहरण की बात कर लेते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा यथा और शक्ति, ये है यहां पर पूर्व पद, ये है उत्तर पद। इनके मिलने से बनेगा यथा शक्ति। क्या बनेगा फ्रेंड्स, यथा शक्ति। पूर्व पद और उत्तर पद मिलने से ये कौन सा बन गया, समस्त पद। देखिए जो पूर्व पद है ये एक अव्यय है, यथा जो है वो एक अव्यय है, यथा जो है वो अव्यय वर्ड है, शक्ति शब्द है। इसके बाद इनके, अब इसका मतलब क्या होता है यथा शक्ति का, शक्ति के अनुसार। यथा का जो मतलब होता है उसका मतलब होता है अनुसार। क्या मतलब होता है यथा का, अनुसार। अब यथा के बाद चीजें बदलते जाइए और आपको उसी के हिसाब से चीजें और मिलती जाएंगी। जैसे अगर हम लिख दें यथा समय, साथ लिखिए यथा समय, तो मतलब क्या हो जाएगा, समय के अनुसार। तो देखिए समय के अनुसार एक शब्द, तीन शब्द थे, उनको मिला करके हमने एक छोटा शब्द बनाया संक्षिप्तीकरण, जो कि समास की मूल धारणा है। तो हमने समय के अनुसार को यथा समय बनाया, और यथा समय में क्या क्या चीजें हैं, यथा एक अव्यय है और समय एक शब्द, इनको मिलाकर हमने समय के अनुसार को यथा समय बना दिया, और यथा का अर्थ अनुसार होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि अव्ययीभाव समास क्या होता है, जिस पर अव्यय मुख्य फोकस पे भी रहेगा और पूर्व पद हमेशा अव्यय होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अव्ययीभाव समास ऐसा समास जहां पूर्व पद अव्यय हो और प्रधान हो, वहां अव्ययीभाव समास होगा। अब इसके बाद, अब इसकी पहचान। अब आपके पेपर में प्रश्न ऐसे आएगा, जैसे लिखा हुआ है कि प्रतिदिन, प्रतिदिन में कौन सा समास होगा। अब आपको अपने हिसाब से बताना होगा कि कौन सा समास होगा। तो अगर आपने देख लिया कि प्रति वर्ड लगा है, जो कि एक अव्यय है, जो कि एक अव्यय, तो इसका मतलब इसमें कौन सा समास होने वाला है, अव्ययीभाव समास होने वाला है। तो चीजें हमारे लिए आसान हो जाएंगी। तो मैं पहचान के तौर पर आपको कुछ अव्यय शब्द लिख देता हूं, जो कि अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। तो जैसे कि सबसे महत्वपूर्ण तो मैंने बता ही दिया, यथा, नी का मतलब निरोग जैसे। ठीक है फ्रेंड्स, अनु, आ जैसे अनुमान। ठीक है, आ, प्रति दिन मैंने बता ही दिया है, उपकार, समझ गए होंगे आप लोग, है कि नहीं। आ का आजीवन, प्रतिदिन, कार। इसके बाद बात कर लें हर। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरीके से आदि आदि कई शब्द होते हैं, पर ये कुछ महत्वपूर्ण शब्द मैंने आपको लिख दिए हैं जो कि अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। अगर आपको कोई भी ऐसा शब्द पेपर में मिलता है, आपके क्वेश्चन पेपर में मिलता है, जो कि यथा, नी, अनु, आ, प्रति, उप, हर, और उनमें अव्ययीभाव समास की अवधारणा लग रही है, तो आप अगर ध्यान से समझेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि इसमें अव्ययीभाव समास है। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को पॉज करके इन चीजों को अपने पेपर में नोट कर सकते हैं और इसके नोट्स भी बना सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसका पीडीएफ भी आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा दूं। कौन सा, क्या टॉपिक है, तत्पुरुष समास। तो सबसे पहले तत्पुरुष समास की परिभाषा देख लेते हैं। ऐसा समास, ऐसा समास जिसमें उत्तर पद
प्रधान हो, उत्तर पद प्रधान हो तथा कारक चिन्ह का लोप हुआ हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। क्या परिभाषा है फ्रेंड्स? ऐसा समास जिसमें उत्तर पद प्रधान हो तथा कारक चिन्ह का लोप हुआ हो, उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। अच्छा, आपको अब तक समास की शब्दावलियों का प्रयोग तो समझ में आने ही लगा होगा, जैसे कि उत्तर पद, प्रधान, गौड़, पूर्व पद, ये सब जो हमारी समास की शब्दावली है, ये हमारे पिछले वीडियो में मैंने समझा रखा है कि ये सब क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चूंकि वो तो आप वहां से पता कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर अब आप सोच रहे होंगे कि ये नया कारक चिन्ह क्या शब्द आ गया यहाँ पर, ये कारक चिन्ह क्या होते हैं? अब फ्रेंड्स, आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, बट हो सकता है आप लोग भूल गए हो, तो मैं उसे एक बार रिमाइंड करवा देता हूं। कारक क्या होता है, सबसे पहले आपको ये समझने की जरूरत है। कारक क्या होता है? कारक के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो जैसे कोई भी शब्द, कोई भी आपने वाक्य लिखा हुआ है, कोई भी वाक्य लिखा हुआ है, जैसे जिसमें भी आप ये लिखेंगे कि राम, आप कुछ भी लिखिए, राम गेंद से खेलता है, राम गेंद से खेलता है। अब बात करते हैं, तो ये जो संज्ञा और सर्वनामिक शब्द होते हैं, इनका वाक्य से जिस शब्द से संबंध स्थापित होता है, उस इसी को हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य से जो संबंध स्थापित होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, जब भी कोई किन्हीं दो के बीच में संबंध स्थापित हुआ, संज्ञा सर्वनाम या क्रिया और संज्ञा के बीच में, तो उसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? कारक चिन्ह। कारक चिन्ह। तो क्या समझ में आया फ्रेंड्स? कारक क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम वाक्य के साथ जिस प्रक्रिया से संबंध स्थापित करते हैं, उसे हम कारक कहते हैं, और जिस शब्द से वे संबंध स्थापित करते हैं, उसे हम कारक चिन्ह कहते हैं। समझ में आ गया फ्रेंड्स? इसके बाद बात करते हैं कारक चिन्ह। कारक चिन्ह के बारे में आपने पढ़ा होगा, आपने पहले पढ़ा होगा, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, ऐसे आपने पढ़ा होगा। पर मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं। इधर मैं लिखूंगा कारक और इधर लिखूंगा कारक चिन्ह। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से, लेकिन कैसे भाव में? अलगाव के भाव में। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलगाव की स्थिति में संबंध का, की, के, इस तरीके से रा, री, रे, तरीके से ना, नी, ने, ऐसे और भी। ठीक है, संबंध। इसके बाद अधिकरण में पर। इसके बाद संबोधन, हे, हो, अरे। ठीक है फ्रेंड्स,
तो कारक चिन्ह के बारे में बात करते हैं। तो ये कारक करते हैं कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलगाव की स्थिति में संबंध काकी के राजी रे नानी ने अधिकरण में पर संबोधन हे हो अरे आदि। क्योंकि कारक चिन्ह के बारे में मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने एक शब्द यूज किया है कारक चिन्ह। जब तक आपको ये चीज पता नहीं होगी कि कारक चिन्ह आखिर होता क्या है, तब तक आप तत्पुरुष समास की पहचान नहीं कर पाएंगे और एग्जाम में आपको तत्पुरुष समास ही पहचानना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप आपको कारक और कारक चिन्ह के बारे में समझ में आ गया होगा। तो अब वापस चलते हैं तत्पुरुष समास पर। तो ऐसा समास जिसमें उत्तर पद प्रधान हो, तो मैंने आपको बता रखा है कॉन्सेप्ट क्या होता है, पूर्व पद प्लस उत्तर पद इज इक्वल टू समस्त पद। हमारा तो कॉन्सेप्ट एक जैसा ही है ना। इस बार प्रधानता किसकी है, अव्ययभाव समास में किसकी थी, पूर्व पद की, जो कि एक अव्यय होता था। तत्पुरुष समास में किसकी है, उत्तर पद की। ये क्या है इस बार, प्रधान, यानी कि फोकस किस पे रहने वाला है, प्रधान, उत्तर पद पे रहने वाला है। ठीक है, अर्थ क्यों परिवर्तित करेगा, उत्तर पद। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद बात करते हैं। तो इन दोनों के बीच में जो धन है, इसकी जगह पर एक कारक चिन्ह होगा, जो कि क्या कर देगा, जब जुड़ेगा तो इस कारक चिन्ह का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, लोप हो जाएगा। तो ऐसा समास जिसमें उत्तर पद प्रधान हो तथा कारक चिन्ह का लोप हुआ, उसे हम क्या कहेंगे, तत्पुरुष समास कहेंगे। पूर्व पद उत्तर पद की प्रधानता दिखाई और समस्त पद बना, जो प्लस ऐसी जगह पे कारक चिन्ह होगा जिसका हम लोप हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक एक करके हर एक कारक चिन्ह के बारे में बताता जाऊंगा। तत्पुरुष समास कारक चिन्हों के आधार पर 6 प्रकार के होते हैं। कारक चिन्हों के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स, 6 प्रकार के। कितने प्रकार के, 6 प्रकार के। आप सोच रहे होंगे कि यहां तो ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये तो 8 कारक हैं, कारक चिन्ह, और आप कह रहे हैं कि 6 प्रकार के होते हैं, तो इसका मतलब कोई 2 नहीं होंगे, कोई 2 नहीं होंगे। वो जो 2 नहीं होंगे उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। पहला कर्ता कारक, कर्ता कारक, और दूसरा संबोधन, संबोधन। ये जो 2 कारक होते हैं ये नहीं होते हैं, और बाकी के 6 यानी कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण, ये 6 के 6 होते हैं, यानी कि पहला और आखिरी तत्पुरुष समास में प्रयोग नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं। तो मैं 6 के, जो 6 आपके हैं, इन 6 का एक एक उदाहरण देकर के आपको अच्छे से समझा देता हूं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए पहला एग्जांपल है यश प्राप्त, यश प्राप्त, यश को प्राप्त। ये समासिक शब्द, ये क्या बोलते हैं, ये आपका पूर्व पद हो गया, ये पूर्व पद हो गया, ये उत्तर पद हो गया, और ये कारक चिन्ह हो गया। जब समास हुआ तो क्या बन गया, यश प्राप्त। देखिए ये हो गया ना आपका, को हो गया ना। इसी प्रकार जब करण की तरफ चलेंगे, करण की तरफ चलेंगे तो आएगा देखिए फ्रेंड्स, रोग से पीड़ित, से यानी कि कौन सा हुआ, करण तत्पुरुष समास। ठीक है फ्रेंड्स, संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए, स्नान घर, स्नान के लिए, के लिए, के लिए यानी कि संप्रदान तत्पुरुष समास, स्नान घर, स्नान के लिए घर। अब अपादान तत्पुरुष समास दिखाना, यहां पर लगेगा तो से, करण में भी से लगा था, यहां भी से लगेगा, लेकिन यहां पर अलगाव का भाव होना चाहिए, अलगाव का भाव। तो देखिए मुक्त,
यहाँ भी रोग से मुक्त। मुक्त होने का मतलब क्या है? अब रोग खत्म हो गया है, शरीर से रोग निकल गया है, यानी कि अलगाव का भाव है। तो रोग मुक्त, रोग से मुक्त। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया। अब संबंध की बात कर लें तो ये तो मैंने सबसे पहले दिन बताया था, राजपुत्र, राजा का पुत्र। कहा क्या? समझ गए होंगे। अधिकरण, अधिकरण के लिए जल मग्न, जल में मग्न। देखिए अधिकरण तत्पुरुष समास हो गया। आई होप फ्रेंड्स आपको चीजें समझ में आई होंगी। मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूं। ऐसा समास जिसमें उत्तर पद प्रधान तथा कारक चिन्ह का लोप हुआ हो उसे तत्पुरुष समास कहेंगे। पूर्व पद, उत्तर पद, समस्त पद, उत्तर पद क्या होगा? प्रधान होगा। इसमें का जो प्लस है इसकी जगह पे कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ होगा। और 6 प्रकार के तत्पुरुष समास होते हैं। किसके आधार पर? कारक चिन्हों के आधार पर। कर्ता और संबोधन नहीं होते हैं। कारक के बारे में मैंने आपको एक बार बताया, ठीक है। उसके बाद अब मैंने सबका एक एक करके आपको उदाहरण दे दिया है। और इसमें जो बाद वाला, जो ये उत्तर पद होता है, ये हमेशा प्रधान होता है। अब प्रधान का मतलब क्या है? अगर आप उत्तर पद को परिवर्तित करेंगे तो जो अर्थ का भाव है वह पूर्ण रूप से बदल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे ही आप इसका, जैसे अभी यहां पर आप देखो, रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित था, यहां पे रोग उसके शरीर में था। और रोग मुक्त, देखिए रोग वही शब्द है, लेकिन पीड़ित और मुक्त ने क्या कर दिया? शब्द का भाव बदल दिया। तो यहां से आपको बात समझ में ये भी आ रही होगी कि प्रधानता का मतलब क्या होता है। वो जो शब्द प्रधान होता है वो उस शब्द में अर्थ को प्रभावित करता है। उसके लगने या हटने से उस शब्द का अर्थ परिवर्तित हो जाता है। देखिए रोग वही था, रोग पीड़ित तो रोग से पीड़ित था, रोग मुक्त तो रोग से मुक्त, लेकिन चीजों का परिवर्तन आप देख रहे होंगे। कर्मधारय समास। फ्रेंड्स आप लोग मुझे अब तक जान चुके होंगे, तो आप जानते हैं मैं कर्मधारय समास का सबसे पहले क्या बताने वाला हूं? शाब्दिक अर्थ। तो कर्मधारय समास का शाब्दिक अर्थ होगा हमारा, कर्म को धारण करने वाला। ठीक है फ्रेंड्स, कर्म को धारण करने वाला। अर्थात अभी बात आपको समझ नहीं है तो क्या मतलब समझे? ऐसा शब्द जिसमें किसी पुरुष, पदार्थ आदि के कर्म की प्रधानता हो। बात समझ में आ गई फ्रेंड्स? ऐसा शब्द जिसमें किसी पुरुष, पदार्थ आदि के कर्म की प्रधानता हो। अभी भी बात समझ में नहीं आई समझ, क्योंकि अभी मैं इसका सिर्फ और सिर्फ शाब्दिक अर्थ बता रहा था। अब हम इसकी परिभाषा को समझते हैं। कर्मधारय समास की परिभाषा क्या है? तो कर्मधारय समास में फिर से वही 2 पद होंगे, पूर्व पद और उत्तर पद। तो उत्तर पद क्या रहने वाला है? प्रधान। उत्तर पद इसमें क्या रहेगा? प्रधान पद रहेगा। और पूर्व पद एवं उत्तर पद के मध्य एक संबंध होगा, उसको हम कहेंगे उपमान उपमेय का संबंध, या फिर विशेषण
विशेष्य का संबंध है। उत्तर पद प्रधान रहेगा, पूर्व पद एवं उत्तर पद के मध्य उपमेय उपमान उपमेय का संबंध या विशेषण विशेष्य का संबंध होगा। अरे फिर ये एक नई शब्दावली आ गई, उपमान उपमेय क्या है, विशेषण विशेष्य क्या है। तो चलिए पहले इसको ही समझ लेते हैं कि उपमान उपमेय क्या है और विशेषण विशेष्य क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं विशेषण और विशेष्य की। विशेष्य की आपने एक शब्द सुना होगा, महापुरुष। बहुत आसानी से सुनने को मिल जाता है महापुरुष। इसका मतलब क्या होता है? अगर शाब्दिक करते महान है जो पुरुष, लेकिन अभी फिलहाल में महान है जो पुरुष, उसे हम क्या कहेंगे? महापुरुष। ठीक, समास हुआ है, सारे जो भी इतने सारे शब्द थे उनको मिला के कलेक्टिवली एक वर्ड बनाया गया महापुरुष, समास हो गया। ठीक है, अब इसमें एक शब्द आ रहा है महान और एक आ रहा है पुरुष। इसका तो लोप ही हो गया है और जो का। तो पुरुष यहां पर विशेष है, मतलब जिसकी विशेषता बताई जा रही हो, जिस शब्द की या जिस व्यक्ति की, जिस भी चीज की विशेषता बताई जा रही हो, उसे क्या कहते हैं? विशेष्य। और वो शब्द जो विशेषता बता रहा हो, किसी भी चीज की विशेषता बता रहा हो, उसे क्या कहते हैं? विशेषण। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? विशेषण। तो जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसे क्या कहेंगे? विशेष। जो शब्द विशेषता बता रहा है उसे क्या कहेंगे? विशेषण। बात समझ में आ गई होगी आगे। इसके बाद दूसरा टॉपिक इन्होंने क्या बता फंसाया हुआ है? उपमान और उपमेय का। उपमान और दूसरा है उपमेय। अरे ये क्या है, चलिए समझते हैं। जैसे आपने सुना होगा चंद्रमुख, मतलब इसका क्या है? चंद्रमा के समान मुख। ठीक है फ्रेंड्स, चंद्रमुख का मतलब क्या? मतलब इसको कलेक्टिवली ऐसा बनाया गया, छोटा किया गया, मतलब समास हुआ है। चंद्रमा के समान मुख, चंद्रमुख होगा। ठीक है, यहां पे देखिए विशेषता नहीं बताई जा रही, यहां पर तुलना की जा रही है। तो जब विशेषता बताई जाती है तो विशेषण विशेष्य का कॉन्सेप्ट लगता है, और जब तुलना की जाती है तो उपमान उपमेय का कॉन्सेप्ट लगता है। ये शब्द उपमान है और ये शब्द मुख उपमेय है। आप कहेंगे फिर से बात नहीं समझ में आई, तो समझाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जिस चीज की तुलना की जा रही है, जिसकी तुलना की जा रही है उसे क्या कहेंगे? उपमेय। और जिससे तुलना की जा रही है उसे क्या कहेंगे? उपमान। मुख की तुलना की जा रही है तो वो क्या है? उपमेय। चंद्रमा से तुलना की जा रही है इसलिए वो क्या है? उपमान। जिसकी तुलना करेंगे वो उपमेय, जिससे करेंगे वो उपमान। आई होप फ्रेंड आपको उपमेय उपमान और विशेषण विशेष्य का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आप चलते हैं वापस से कर्मधारय समास पर। तो कर्मधारय समास की अगर हम परिभाषा लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा? ऐसा समस्त पद जिसमें, बहुत आसान होता है, जिसमें उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद तथा उत्तर पद में उपमान उपमेय या विशेषण विशेष्य का संबंध। ऐसा समस्त पद जिसमें उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद तथा उत्तर पद में उपमान उपमेय
या विशेषण विशेष्य का संबंध हो, तो ऐसा समस्त पद क्या होगा? कर्मधारय समास कहलाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये बात भी समझ में आ चुकी है कि उत्तर पद और पूर्व पद क्या होते हैं। पहला वाला उत्तर पूर्व पद और दूसरा वाला उत्तर पद। इसके बाद हमने बात की उपमान उपमेय की, वो भी कॉन्सेप्ट मैंने आपके सामने रख दिया। जो विशेषण विशेष्य था वो भी कॉन्सेप्ट आपके सामने रख दिया है। अब हम लोग बात करेंगे इसके उदाहरण के बारे में। तो दो उदाहरण तो आपको दिख ही रहे हैं, एक महापुरुष और एक चंद्रमुख। एक मैं तीसरा उदाहरण भी आपके सामने ले लेता हूं, आसान सा, कमल नयन। कमल नयन, कमल नयन, इसका जब हम समास विग्रह करेंगे तो क्या आएगा? कमल के समान नयन। किसके समान है? कमल के समान नयन। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया। इसके बाद एक एग्जांपल ले लेते हैं, अधपका। तो कहते नहीं है अधपका आम है, समझ में? तो मतलब आधा है जो पका, आधा है जो पका। तो इसमें भी क्या है? कमल नयन में भी क्या है? कर्मधारय समास है। अधपका में भी क्या है? कर्मधारय समास है। तो फिर आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होंगी, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर तो पर डे बताते हैं कि पहचान कैसे करेंगे आसानी से, क्योंकि पेपर में तो यही आने वाला है, चंद्रमुख में कौन सा समास है, तो आप पहचानेंगे कैसे? तो पहचानना बड़ा आसान हो गया। अगर आपने ध्यान से एग्जाम्पल्स को देखा होगा तो आपको कुछ चीजें कॉमन दिख रही होंगी। है जो, के समान, के समान, है जो, यही इसकी पहचान है फ्रेंड्स, कि जब भी हम कर्मधारय समास के समस्त पद का समास विग्रह करते हैं तो उनके बीच में है जो या के समान ऐसे शब्दों का प्रयोग जरूर होता है। और इसके बाद एक बात और विशेष है, जो कि है उपमान उपमेय और विशेषण विशेष, कि इसके पूर्व पद और उत्तर पद के बीच में उपमान उपमेय का संबंध होता है या विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कर्मधारय समास टॉपिक समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके बोर्ड से चीजों को नोट डाउन कर सकते हैं। द्विगु समास, कौन सा समास? द्विगु समास। मैं आपको एक बात और बता दूं कि अभी तक हम लोगों ने जितने भी समास यहां पर पढ़े हैं उनमें से पहचान करने के दृष्टिकोण से सबसे आसान समास कौन सा है? द्विगु समास है। तो मैं आपको इसकी सीधे परिभाषा पे लिए चलता हूं, क्योंकि काफी आसान सी बात है। जिस समस्त पद में पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो, कैसा हो? संख्यावाचक विशेषण हो, वहां द्विगु समास होता है। ये फ्रेंड्स कितनी आसान सी परिभाषा है। जिस समस्त पद में, समस्त पद मतलब क्या हुआ? जहां पर समास हो चुका है। जिस समस्त पद में पूर्व पद का मतलब पहले वाला पद, जिस समस्त पद में पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो वहां द्विगु समास होता है। ध्यान रखिएगा कि संख्यावाचक विशेषण जो है ये कोई मतलब बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। संख्यावाचक विशेषण का मतलब हो गया संख्या वहां लिखी होगी। क्या लिखी होगी फ्रेंड्स? संख्या वहां लिखी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे कि आप जानते हो पूर्व पद प्लस उत्तर पद इज इक्वल टू अपना समस्त पद। तो इसमें जो पूर्व पद होगा ये कैसा हो गया? संख्यावाचक। कैसा होगा? संख्यावाचक। ठीक है फ्रेंड्स,
इसकी पहचान भी यही है, यही इसकी क्या है, पहचान भी है कि जो पहला पद होगा, पूर्व पद होगा, वो क्या होगा, संख्यावाचक होगा। तो बात करते हैं उदाहरण की, बात करते हैं उदाहरण की। तो पहला उदाहरण बहुत ही आसान, बहुत ही आसान, सप्ताह। आप सोच रहे होंगे सप्ताह में तो कहीं भी संख्यावाचक तो दिख ही नहीं रहा है। सप्ताह का जब आप समास विग्रह करेंगे, क्या करेंगे, जब विग्रह करेंगे तो होता है 7 दिनों का, 7 दिनों का समूह। इस समास में समूह होता ही होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई संख्यावाचक शब्द होगा, यानी कलेक्टिवली बात की जाएगी, समूह में बात की जाएगी। 7 दिनों का समूह सप्ताह। आपने सुना होगा एक शब्द चौराहा, इसका विग्रह क्या होता है, 4 राहों का समूह। समझ गए फ्रेंड्स? तो देखिए 7, 4, इस तरीके से जो विग्रह करने पर उसमें क्या मिलता है, और यहां पर भी चौराहा, 4, सप्ताह, 7, ये जो पहला वाला जो पूर्व पद होगा वो संख्या होगी। ठीक है फ्रेंड्स? अब मैं कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण यहां पे लिख देता हूं। जैसा कि है अष्ट छाप, 8 कवियों का समूह। इसके बाद अष्टछाप के बाद हम लोग लिख सकते हैं शताब्दी, 100 वर्षों का समूह। इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं पंजाब, 5 नदियों का समूह, नदियों का समूह। ठीक है फ्रेंड्स? इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं 2 पहरों का समूह। ये इसके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण भी हैं, जिनमें आप देखकर सामान्यतया हो सकता है अंदाजा ना लगे कि शताब्दी में द्विगु समास होगा, पर मैंने आप चूंकि आपके दिमाग में ये बात डाल दी है कि शताब्दी, पंजाब, दोपहर, अष्टछाप, चौराहा और सप्ताह, इन सभी में क्या है, द्विगु समास है, जिनका विग्रह भी मैंने साफ साफ लिख दिया है। तो द्विगु समास, द्विगु को आप अगर शाब्दिक रूप से देखना चाहें तो संख्या से समझ सकते हैं कि इसमें जो पहला पद रहने वाला है वो संख्या रहने वाली है। तो आज का जो हमारा समास था वो काफी आसान था। आई होप आपको समास समझ में आ गया होगा। आप लोग वीडियो को पॉज करके यहाँ से डिटेल्स को नोट कर सकते हैं। द्वंद्व समास, कौन सा समास, द्वंद्व समास। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताता चलूं कि ये जैसे हमने द्विगु समास पढ़ा था, वो समास पहचानने के जो मतलब प्रक्रिया है उसके आधार से द्विगु समास काफी आसान समास था। उसी प्रकार द्वंद्व समास भी पहचानने के दृष्टिकोण से काफी आसान है। तो ठीक है, पहले इसकी परिभाषा पे आपको लिए चलता हूँ सीधे मैं। तो परिभाषा क्या कहती है, ऐसा समास जिसका पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों प्रधान हो, वहां द्वंद्व समास होता है।
कौन सा समास होता है फ्रेंड्स? द्वंद्व समास होता है। ठीक है, यानी कि पूर्व पद भी प्रधान होगा, उत्तर पद भी प्रधान होगा। मैं आपको एक मोटा मोटा आइडिया दे दूं कि जब मैंने सबसे पहला पढ़ाया था अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, उसमें क्या बताया था? पहला पद अव्यय होगा और प्रधान भी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, पहला पद अव्यय यानी पूर्व पद अव्यय भी होगा और प्रधान भी होगा। दूसरा मैंने आपको पढ़ाया था क्या? तत्पुरुष समास। कौन सा पढ़ाया था? तत्पुरुष समास। उसमें भी मैंने आपको एक चीज बताई थी। क्या बताई थी बताइए फ्रेंड्स? कि इसका जो होगा वो उत्तर पद प्रधान होगा। कौन सा? दूसरा पद यानी उत्तर पद प्रधान होगा। तीसरा मैंने पढ़ाया था कर्मधारय समास। कौन सा समास? कर्मधारय समास। तो इसमें मैंने आप लोगों को बताया था, क्या बताया था बताइए? कर्मधारय समास में हमने आपको बताया था कि विशेषण विशेष्य, क्या विशेषण विशेष्य या फिर उपमान उपमेय, इनका कॉम्बिनेशन सेट होगा। फिर इसके चौथा मैंने आपको क्या पढ़ाया था? द्विगु समास। द्विगु समास, तो इसमें जो पहला पद होता था कैसा रहता था? संख्यावाचक। कैसा रहता था? संख्यावाचक। कोई रिवीजन हो गया आपका छोटा सा, मैंने अभी तक ये 4 पढ़ाए हैं, इनमें क्या क्या था। तो द्वंद्व समास में क्या रहने वाला है? इसका पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान होंगे। हमारा कैसे क्या कॉन्सेप्ट होता है? पूर्व पद प्लस उत्तर पद इज इक्वल टू समस्त पद। ठीक है, तो इसमें ये भी प्रधान है, ये भी प्रधान है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद इसकी पहचान या इसका विग्रह समझ लीजिए। जब इसका विग्रह करते हैं ना फ्रेंड्स, जब विग्रह करते हैं हम लोग, तो उसमें और, या, अथवा इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है। विग्रह में किस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है? और, या, अथवा, इस तरीके के। तो अब आप कहेंगे हाँ सर परिभाषा तो समझ में आ गई, विग्रह तो फिर चलिए आपने बता दिया कि यही विग्रह और यही पहचान भी है। अब लेकिन सर उदाहरण तो बताइए। तो चलिए थोड़ा सा उदाहरण पे भी बात कर लेते हैं। सबसे आसान उदाहरण आपने देखा होगा, लिखा होता है माता पिता। विग्रह करेंगे तो क्या होगा? माता और पिता, है कि नहीं? तो इस तरीके का देखिए, इसमें ये पद भी प्रधान है और ये पद भी प्रधान है, दोनों इंडिविजुअलिटी रखते हैं। ठीक है, इंडिविजुअलिटी का मतलब होता है कि अपना एक पर्सनल व्यक्तित्व रखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो माता पिता, माता और पिता, बात समझ में आ गई फ्रेंड्स? इस तरीके से जैसे आपने सुना होगा दिन और रात, दिन रात यानी कि दिन और रात। इस तरीके से एक एग्जांपल मुझे साफ साफ बढ़िया दिख रहा है, देवासुर, जो देखने में आपको बिल्कुल भी द्वंद्व समास नहीं लग रहा होगा, लेकिन इसमें क्या है? देव और असुर। देखिए दोनों पदों की प्रधानता है और आराम से। हाँ, इसकी एक पहचान ये भी आप लिख सकते हो कि इनके बीच में एक कौन सा चिन्ह होता है? अक्सर योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। योजक चिन्ह का, ये जो डैश देख रहे हैं ना आप, इसको योजक चिन्ह कहते हैं। तो इसमें एक पहचान आप ये भी जान सकते हैं कि पहचान में किसका प्रयोग होता है? इन दोनों, जब समास का समस्त पद लिखा होगा तो उसके मध्य में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। अब आप लोग बात तो सब समझ में आ गई होगी। अब एक छोटी सी ट्रिक है, बहुत ज्यादा कुछ समझना नहीं है। द्वंद्व मैं ये बता देता हूँ आसान कितना है पहचानना द्वंद्व में, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। द्वंद्व और द्विगु में अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है कि संख्यावाचक किसमें था और दोनों पद प्रधान वाला कौन सा था। तो मैं आपको एकदम छोटा सा द्वंद्व कैसे लिखते हैं, देखिए पहला पद और दूसरा पद दोनों क्या है? यहाँ पे भी दो लिखा है, यहाँ पे भी दो लिखा, तो इसका मतलब दोनों पद कैसे हैं? प्रधान है। याद रखने के लिए जस्ट एक ट्रिक बना दी और कुछ नहीं। जब भी आपको द्विगु और द्वंद्व में कंफ्यूजन हो कि कौन सा संख्यावाचक था और कौन से में दोनों पद प्रधान थे, तो बहुत ही आसान। द्वंद्व क्या होगा? यहाँ पे भी दो लिखा, यहाँ पे भी दो लिखा, दोनों एक जैसी इंपॉर्टेंस रखेंगे शब्द में, समस्त पद में दोनों
एक जैसी इंपॉर्टेंस रखेंगे, प्रधानता रखेंगे। ठीक है फ्रेंड, और अगर आप जान गए कि द्वंद्व में दोनों शब्द हमारे प्रधान रहने वाले हैं, तो इसका मतलब जो दूसरा वाला है संख्यावाचक, तो वो फिर द्विगु समास होगा। तो आई होप फ्रेंड आपको द्विगु समास के बारे में चीजें पता चल गई होंगी और आपको आज का द्विगु समास समझ में भी, द्वंद्व समास समझ में भी आ गया होगा। बहु व्रीहि समास। फ्रेंड्स, आपको बहुव्रीहि समास के बारे में बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपने अभी तक जितने भी मैंने समास पढ़ाए हैं उनमें एक कॉन्सेप्ट पकड़ के रखा होगा, पूर्व पद प्लस उत्तर पद इज इक्वल टू समस्त पद। मैं इस कॉन्सेप्ट पर ही चलता हूं ना हर बार। मैं हर बार बताता हूं कि किसी में इसकी प्रधानता होती है, कोई समास ऐसा था जिसमें इसकी प्रधानता थी, और कोई ऐसा था जिसमें समस्त पद या इन दोनों में दोनों ही प्रधान थे, या कोई एक प्रधान था। इस तरीके से मैंने अभी तक के सारे जो भी समास बताए हैं, तो उनमें यही कोई एक प्रधान पद रहा है। पर मैं अब आपको एक बात और बताऊं कि अब ये जो बहुव्रीहि समास है, इसमें क्या है, ना तो पूर्व पद प्रधान होगा ना उत्तर पद प्रधान होगा। एक्चुअली जब इन दोनों को आप साथ में लाएंगे तो कोई तीसरा पद, बात समझ रहे हैं फ्रेंड्स, कोई तीसरा पद प्रधान होगा। ना तो पूर्व पद प्रधान होगा ना ही उत्तर पद प्रधान होगा, बल्कि कोई तीसरा पद प्रधान होगा। अरे, जिस पद की यहां पर बात ही नहीं हुई उसकी प्रधानता कैसे हो जाएगी, उसकी प्रधानता कैसे हो जाएगी? तो ये कॉन्सेप्ट अभी हम बहुव्रीहि समास में समझेंगे। तो ऐसा समास जहां कोई तीसरा पद प्रधान हो, बहुव्रीहि समास कहलाता है। समझ में आ गया फ्रेंड्स? ऐसा समास जहां कोई तीसरा पद प्रधान हो बहुव्रीहि समास कहलाता है। ठीक है, बात समझ में, इतनी बात तो आ गई समझ में। अब उदाहरण जब हम लेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। देखिए, हमने कहा जैसे यूजुअली सबसे आसान सा उदाहरण दशानन, ये एक समस्त पद है। कैसा पद है? समस्त पद। देखने में आपने सोचा दशानन, इसका मतलब क्या है, इसमें कैसे क्या पूर्व पद उत्तर पद क्या कॉन्सेप्ट है, देखते हैं। अब इसमें पूर्व पद हुआ 10 हैं आनन जिसके। आप सोच रहे हैं ये क्या मतलब हुआ? 10 है आनन, आनन का मतलब होता है सिर, सिर, सिर। ठीक है, 10 हैं आनंद जिसके, तो जिसके 10 सिर हैं। तो अब आप बताइए, अब आपको अच्छे से पता होगा 10 सिर दशानन कैसे कहते हैं, रावण को। तो समझ गए ना, आपको बात समझ में आई होगी। यहाँ पे पूर्व पद ये था, उत्तर पद ये था, पर संकेत किसकी तरफ हो गया? अर्थात रावण। समझ में आया फ्रेंड्स? दशानन, 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण। तो इसमें किसी तीसरे पद की प्रधानता दिखाई जाती है। जैसे कि आपने एक उदाहरण देखिए, पंकज। पंक में उत्पन्न होने वाला। अब आप सोचेंगे पंख, पंख का मतलब होता है कीचड़। कीचड़ में क्या खिलता है? कमल, अर्थात कमल। तो देखिए, पंख और उत्पन्न होने वाला, ऐसे दो शब्द थे, बट बात किसकी हो रही थी? कमल की। अर्थात अब आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि कैसे इसमें कोई तीसरा पद प्रधान होता है। तो इसको पहचानने में भी समस्या आती है, इसीलिए जिसे पंकज लिखा होगा तो आपको पहचानना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कि बहुव्रीहि समास है। तो इसका आपको समास विग्रह आना चाहिए। अगर ये नहीं आ रहा है तो अब आप सोच रहे होंगे कि अब हम कैसे पहचानेंगे?
तो समझिएगा एक कॉन्सेप्ट, 6 भेद आपको अच्छे से पता है कि 6 भेद होते हैं समास के। 6 में से 5 के लिए पहचानने के लिए आपके पास आसान आसान से तरीके हैं, बहुत आसान आसान तरीके मैंने बता रखे हैं पिछले वीडियोस में, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो जब अगर इन पांचों का कोई कॉन्सेप्ट यहाँ लागू नहीं हो रहा तो कौन सा वाला होगा समास यहाँ पे, कौन सा वाला समास होगा यहाँ पे, बहुव्रीहि समास। ठीक है, तो पहचानने के लिए ये एक आसान तरीका है, बाकी इसमें कोई ऐसा कोई आसान सी ट्रिक मैं बता नहीं सकता हूँ क्योंकि क्योंकि इसमें कोई प्रधानता किसी तीसरे पद की ही होती है। और फ्रेंड्स, ये जो बहुव्रीहि समास है ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, अक्सर इसका जो प्रश्न है वो परीक्षा में जरूर पूछा जाता है। तो आप लोग इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा और इसके कई सारे उदाहरणों को आप देख लीजिएगा। जैसे लंबा है उदर जिसका, अर्थात लंबोदर, लंबोदर हम किसे कहते हैं, गणेश जी को, तो गणेश जी की बात हो रही है। इस तरीके से कई सारे आपको उदाहरण मिलते जाएंगे, तो आप लोग उन उदाहरणों को पढ़ें। बहुव्रीहि समास में ज्यादा से ज्यादा उदाहरण आप पढ़ें तो आपको चीजें क्लियर होती जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा बहुव्रीहि समास। और मैं आपको ये बता दूं कि इसके 4 भेद होते हैं। जो बहुव्रीहि समास है इसके भी 4 उपभेद होते हैं, तो आपको मैं वो अगले वीडियो में लेकर मिलूंगा। तत्पुरुष समास का भी कोई एक भाग अभी बाकी है, उसके अंदर के भेद बाकी हैं, द्वंद्व समास के भी बाकी हैं, उनके बारे में आपको धीरे धीरे चर्चा करता हुआ अपने नेक्स्ट वीडियोस में। तुल्य योग बहुव्रीहि समास, तुल्य योग ये एक बहुव्रीहि समास का उपभेद है, इसका नाम है तुल्य योग बहुव्रीहि समास। ठीक है फ्रेंड्स, अब समझते हैं कि इसमें है क्या, आखिर समास में क्या है। तो ऐसा समास जहां शब्द के प्रारंभ में श लगा हो और इसका अर्थ साथ या सह हो, तो यहां तुल्य योग बहुव्रीहि समास होगा। क्या फ्रेंड्स, मैंने लिखा ऐसा समास जहां शब्द के प्रारंभ में सा लगा हो, तो ऐसा समास जो होगा और उसमें सा का अर्थ क्या हो, साथ या सह निकल के आ रहा हो, तो वहां पर कौन सा समास होगा, तुल्य योग बहुव्रीहि समास होगा। मतलब कि पेपर में अगर आएगा तो वहां पेपर में अगर ऑप्शन बहुव्रीहि समास मिलेगा तो आप बहुव्रीहि समास लगाएंगे। अब अभी बात कुछ समझ में थोड़ी सी कमी आई है, अब हम जब उदाहरण बताएंगे तो आपको चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। इसका पहला उदाहरण है जो बहुत ही आसान है, इस वजह से क्योंकि आपने अक्सर जो हमारे यहाँ शादी का इनविटेशन कार्ड आता है उसमें आपने अक्सर देखा होगा, लोग कहते हैं मैं आपको सपरिवार आमंत्रित करता हूँ। देखा होगा ना आपने फ्रेंड्स, क्या लिखा होता है, सपरिवार। तो यहाँ देखिए परिवार के पहले क्या लगा है, स, और इसका अगर जब आप समस्त पद का विग्रह करेंगे तो क्या आएगा, परिवार के साथ। तो देखिए हमारी दोनों शर्तें फॉलो हो गई ना, शब्द के पहले सा लगा है और सा का अर्थ निकल के क्या आ रहा है, साथ आ रहा है। तो यानी अगर कभी भी पेपर में आपको सपरिवार, सकुटुंब ऐसे शब्द मिलेंगे जहां सा का अर्थ साथ से रिफ्लेक्ट हो रहा हो, प्रदर्शित हो रहा हो, तो वहां पर आप क्या समझेंगे, कैसा समास है, बहुव्रीहि समास है। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है फ्रेंड्स। इसके बाद हम दूसरा एक समास पढ़ते हैं, उसको कहते हैं नई तत्पुरुष समास। नई तत्पुरुष समास यानी ये किसका भेद है, ये किसका उपभेद है, तत्पुरुष समास का उपभेद है। तो नई तत्पुरुष समास, अब ये क्या होता है, दोनों को साथ में पढ़ा रहा हूं, इसका कुछ ना कुछ रीजन देखिए, मैं समझाता हूं अभी आपको। जैसे यहाँ लिखा था ऐसा समास जहां शब्द के प्रारंभ में सा लगाओ, वैसे यहाँ पे क्या लगाओ, आ या अन लगाओ, क्या लगाओ, आ या अन लगाओ, और उसका अर्थ निकल कर क्या है, ना या
नहीं से उसका अर्थ निकल करके आए। समझ रहे हैं फ्रेंड्स? आ या अन लगा और उसका अर्थ क्या निकल के आए, ना या नहीं। ठीक है, आप कहेंगे अच्छा मतलब परिभाषा इसकी कैसे? ऐसा समझ जहां शब्द के प्रारंभ में आ या अन लगा हो और इसका अर्थ ना या नहीं हो, तो वहां पर नई तत्पुरुष समास होता है। ठीक, बहुत बढ़िया। अब अभी तो बात कम समझ में आई होगी, जब हम उदाहरण लिखेंगे तो आपको चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। जैसे आपने सुना होगा, उदाहरण के लिए आप देख सकते हो, बहुत ही आसान, असत्य। सत्य शब्द था, उसमें आगे क्या लगा? आ, और इसका अर्थ क्या हो गया? सत्य न हो। सत्य न हो उसे क्या कहेंगे? असत्य। क्या कहेंगे फ्रेंड्स? उसे हम असत्य कहेंगे। इसके बाद अस्वस्थ, उदाहरण के तौर पर, तो इसका मतलब जो 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 सत्य ना हो, जो स्वस्थ ना हो, उसे क्या कहेंगे? अस्वस्थ। है कि नहीं फ्रेंड्स? इसके बाद हम लोग बात करते हैं, एक शब्द होता है पढ़। इसके पहले लगा होगा अन, क्या लगा दिया? अन, तो क्या हो गया? अनपढ़। जो पढ़ता ना हो, उसे क्या कहेंगे? पढ़ता ना हो उसे क्या कहेंगे? अनपढ़ फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे अन लगा है और अन का मतलब क्या हो रहा है? ना। यहाँ पे आ लगा है, इसका अर्थ क्या हो रहा है? ना। यहाँ पे आ लगा है, इसका अर्थ क्या हो रहा है? ना। अर्थात इस तरह के शब्द जो आ शब्द से शुरू होते हैं और उनका अर्थ क्या, उनके अर्थ जो है वो ना, यानी उनका समस्त पद का विग्रह करने पर उसके अर्थ में ना आ जाता है, तो वहां पर हम नई तत्पुरुष समास पर सही का निशान लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके ये बहुत ही दो महत्वपूर्ण समास हैं जो कि अक्सर हमारे पेपर में इस तरीके से आ जाते हैं, सपरिवार, सकुटुंब, सपुत्र। ठीक है, तो इन सभी के लिए हम हमेशा बहुव्रीहि समास का चयन करेंगे। इसके बाद जब दूसरा है जिसमें हमेशा असत्य, अस्वस्थ, अनपढ़ इस तरह के शब्द आएंगे, तो इसके लिए हम तत्पुरुष समास का चयन करेंगे। आई होप फ्रेंड्स आपको ये दोनों समास समझ में आए होंगे और मैं उम्मीद करता हूं आप लोग पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।